आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी। मॉर्निंग में हमने जो चैप्टर किया था वो था फाइनल अकाउंट्स। वो फाइनल अकाउंट्स एक जनरल प्रोस्पेक्टिव में था, एक नॉर्मल बिजनेस के लिए। अब जो हम फाइनल अकाउंट करेंगे वो स्पेसिफिकली बैंकिंग कंपनी के लिए है, और बैंकिंग कंपनी अकॉर्डिंग टू एक्ट एंड रेगुलेशंस। यहाँ पर क्या होगा इस फाइनल अकाउंट में और पहले वाले फाइनल अकाउंट में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर हम जो भी करेंगे हर चीज का एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, एक शेड्यूल होगा, उसके अकॉर्डिंगली मतलब इसका जो फॉर्मेट है वो भी फिक्स होगा। उसमें हम चेंज नहीं कर सकते कि फिक्स एसेट्स को हमने ऊपर लिख लिया या फिर करंट एसेट्स को पहले लिख लिया, ऐसा हम नहीं कर सकते। इसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट और एक प्रॉपर तरीका है, उसको ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, जैसा कि हम नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स में कर लेते हैं। पहले थोड़ा बेसिक समझते हैं। देखिए, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाता है, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो अकॉर्डिंग टू सेक्शंस, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू एक्ट ही फॉलो होंगी। तो सेक्शन 29 हमारा कहता है प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड अकाउंटिंग डेट। शेड्यूल 3 to Banking Regulation Act gives the formats of balance sheets and P&L account to be maintained by banks. तो देखिए, जो शेड्यूल 3 है हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, उसने क्या किया है, उसने एक पहले से ही दोनों चीजों का जो फॉर्मेट है वो हमें दिया हुआ है, और हमें एज पर द परफॉर्मा गिवन अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ही हमें उसको फॉलो करना है। तो हमारा बैलेंस शीट जो है वो परफॉर्मा ए में दिया हुआ है, और P&L अकाउंट जो है वो हमारा परफॉर्मा बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सेक्शंस भी हो सकता है आपसे पूछ लें, तो ये आपको याद रखने। सेक्शन 29, शेड्यूल 3 और आपका परफॉर्मा ए और बी। आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकते हैं कि जो बैलेंस शीट है वो परफॉर्मा ए में है, बी में है, सी में है या डी में। तो ये सब चीजें आपको लर्न भी करनी है। तो परफॉर्मा ए में बैलेंस शीट है, परफॉर्मा बी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड, सिग्नेचर्स, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस should be signed by the manager and by at least 3 directors। यहाँ पर जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उन पे सिग्नेचर होने चाहिए मैनेजर ऑफ द कंपनी एंड एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स के। ठीक है, सेक्शन 30 कहता है ऑडिट अकाउंट शुड बी ऑडिटेड बाय द पर्सन अपॉइंटेड विद अप्रूवल ऑफ आरबीआई। अब देखिए, नॉर्मल जो हमारा बिजनेस होता है वहां पर भी ऑडिटिंग होती है, लेकिन वहां जो ऑडिटिंग होती है वो इससे थोड़ी डिफरेंट होती है। प्रोसीजर तो वही होता है, ऑडिटिंग मतलब जो भी हमने अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, जो भी हमने बुक्स बनाई है, उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करना, मतलब तो ऑडिट का वही है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऑडिट कौन पर्सन करेगा, हु इज अपॉइंटेड बाय विद द अप्रूवल ऑफ आरबीआई। आरबीआई के अप्रूवल से जो पर्सन अपॉइंट होगा वही ऑडिट कर सकता है हमारी बैंकिंग कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। किसी और पर्सन को या फिर विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई हम लोग उनसे ऑडिट नहीं करवा सकते, और अगर करवाया तो जो उनकी रिपोर्ट होगी उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है।
अब देखिए सेक्शन 31 एंड 32, इसमें क्या है, सबमिशन ऑफ अकाउंट्स। जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो रिपोर्ट होगी या फिर जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उनको हमें विद इन 3 मंथ्स, कब से लेने 3 मंथ्स, जब हमारा पीरियड एंड हो जाएगा, जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड होगा उससे 3 महीने के अंदर अंदर हमें इन अकाउंट्स को सबमिट कर देना है। और कितनी कॉपी सबमिट करनी है, 3 कॉपी सबमिट करनी है, और उसके साथ साथ ऑडिटर की रिपोर्ट भी जाएगी। ठीक है, एक बात दोबारा देखिए, सेक्शन 31 एंड 32 में ये लिखा है कि जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे विद ऑडिटर रिपोर्ट, हमें उसको आरबीआई के पास पहुंचाना है या उनके सामने उसको प्रेजेंट करना है विद इन 3 मंथ्स आफ्टर द डेट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो भी आपका अकाउंटिंग पीरियड होगा, सपोज 31 मार्च, जनरली यही होता है। 31 मार्च के बाद मैक्सिमम डेट कब तक मिलेगी आपको, अप्रैल मई जून। तो बाय दोनों जगह मैडम जी आरबीआई सर, में भी सबमिट करना पड़ता है और ऑडिटर को भी सबमिट करना पड़ता है क्या? क्या सर? ये आरबीआई को ही रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा 3 कॉपीज, प्लस ऑडिटर को भी सबमिट करना पड़ेगा? नहीं नहीं सर, ऑडिटर को नहीं, ऑडिटर की रिपोर्ट। हाँ वही। मतलब हमें क्या देना है आरबीआई को विद इन 3 मंथ्स, जैसी बुक्स क्लोज होंगी, जैसी अकाउंट्स मेंटेन होंगे, 3 मंथ्स के अंदर अंदर हमें उनको, जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, 2 चीजें आती हैं इसमें, बैलेंस शीट और बैलेंस पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी, और इसके साथ ऑडिटर की रिपोर्ट भी लगा के भेजनी है। 3 वो कॉपी। जी, और वो रिपोर्ट जो है वो ये सर्टिफाई करेगी कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। सही है। ठीक तो है मैडम, ये ठीक हमें है मैडम। 3 महीने के अंदर अंदर आरबीआई के 3 पास महीने इस, जी सर, मैडम 3 महीने और 3 कॉपी। जी सर, आप ऐसे याद रख सकते हैं 3 महीने 3 कॉपी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जून में ही करना है, लेकिन हर एक की 3 जून कॉपी आपकी मैडम? डेडलाइन है। फाइनेंशियल ईयर हर एक की जी 3 कॉपी? हर एक की खत्म 3 होने के कॉपी? बाद। सर, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा क्लियर बोलिए। ये जो बैलेंस शीट है उसकी 3 कॉपी, या 3 जो बताया आपने बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं सर, ऑडिट 3 रिपोर्ट? कॉपीज, जैसे एक कॉपी ये हो गई, उस कॉपी अच्छा में क्या हाँ, होगा, बैलेंस शीट, पी एंड एल, ऑडिटर रिपोर्ट, ऐसे ही 3 कॉपीज होंगी। ठीक है सर? 9 कॉपी होगी। हाँ, अगर आप इनको इंडिविजुअल काउंट करेंगे तो 9 कॉपी हो जाएंगी। बराबर बराबर, वही पूछ ठीक रहा है, था मैडम। जी सर, ओके। अब देखिए हमारे कुछ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं। जैसे देखिए, नॉर्मल बिजनेस में हम लोग लेजर्स बनाते हैं। लेजर्स किसके बनाते हैं, जिनके साथ भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, सपोज राम हो गया और सैलरी है, तो हम जो भी अकाउंट्स हमारे जर्नल एंट्रीज में आते हैं उनसे हम लेजर बनाते हैं। सेम यहाँ पर क्या होता है कि हमारे कुछ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते हैं, या कह लीजिए कि मेन मेन आपके लेजर्स बनते हैं। जैसे कि आपका कैश बुक बनेगा, लेजर बुक बनेगा, जनरल बुक बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस लेजर बनेगा, पर्सनल लेजर बनेगा और बिल्स रजिस्टर बनेगा। ये जो पर्सनल लेजर है ना, इसमें बैंक के पास जो अकाउंट्स खुले होते हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स के, जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, और लोन के लिए जैसे लोन अकाउंट हो गया, या फिर कैश क्रेडिट वाला हो गया, जो भी लोन के टाइप्स होते हैं। जी सर, पर्सनल म्यूट कर लेजर जो दूंगा। है उसके अंदर आपके जो इंडिविजुअल कस्टमर्स के अकाउंट्स हैं वो आएंगे। ठीक है, और बाकी की जो इंफॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंगली हम अलग अलग लेजर बुक में उसको पोस्ट कर देंगे। ठीक है, इनको डिटेल में मैं भी आपको बताऊंगी आगे। ठीक है, जब हम इनका फॉर्मेट देखेंगे, क्योंकि इसमें हम लोग, मैं आपको इसमें फॉर्मेट ऐसे करके नहीं बता सकती कि ये बनाया इधर, ये इधर डेबिट है, ये क्रेडिट है, यहाँ ये आएगा, यहाँ आएगा, इसमें ऐसा नहीं होता है सर।
इसमें हम लोग एक प्रॉपर जो फॉर्मेट है और प्रॉपर स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, डेबिट क्रेडिट वाला नहीं, उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, देखिए आगे। ये आपको याद करना पड़ेगा, इनके जो शेड्यूल नंबर है। देखिए इसमें क्या होता है, बैलेंस शीट हम किस तरह से बनाते हैं। बैलेंस शीट कौन से फॉर्म में आती है, फॉर्म ए में, अभी हमने पीछे देखा था। अब इसमें जो कैपिटल एंड लायबिलिटीज हैं, उनके आइटम्स देखिए। कैपिटल, कैपिटल आएगी शेड्यूल नंबर 1 में, रिजर्व्स एंड सरप्लस आएंगे शेड्यूल नंबर 2 में, डिपॉजिट्स आएंगे शेड्यूल 3 में। देखिए बैंक के जो डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब वो उसके लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है ना, लाइबिलिटी होता है। तो इसलिए जो भी डिपॉजिट्स हैं बैंक के, जो बैंक के पास लोगों ने किए हुए हैं, क्योंकि बैंक भी कुछ डिपॉजिट्स करता है, वो उसके लिए एसेट्स होंगे। जैसे ये देख लीजिए, कैश विद आरबीआई या बैलेंसेस विद बैंक्स, अदर बैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर डिपॉजिट्स हैं, शेड्यूल 3 में आएंगे। बोरोइंग्स शेड्यूल 4 में आएंगी। अदर लाइबिलिटीज शेड्यूल 5 में आएंगी। इनका एक डिटेल्ड फॉर्मेट है जो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी ये मेन हेडिंग्स हैं, फिर इनके अंदर बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं। ठीक है, अब इधर देखिए एसेट्स में कैश विद आरबीआई, कुछ हमारे कैश बैलेंस, कुछ रिजर्व्स होते हैं जो हमें आरबीआई के पास मेंटेन कराना कंपल्शन होता है, जैसे आपका सीआरआर हो गया। तो इस तरह के जो आरबीआई के पास आपने सबमिट कराए हुए हैं, वो शेड्यूल नंबर 6 में आएंगे। बैलेंसेस विद जो आपके अदर बैंक्स हैं, शेड्यूल 7 में आएंगे। जो बैंक की इन्वेस्टमेंट्स हैं, शेड्यूल 8 में आएंगी। एडवांसेस हैं, जो बैंक ने लोन दिए हुए हैं, जो बैंक ने लोन दिए हुए हैं वो बैंक के लिए एसेट होगी, शेड्यूल 9 में आएंगी। फिक्स्ड एसेट्स शेड्यूल 10, अदर एसेट्स शेड्यूल 11, और एक कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं, वो हमारे शेड्यूल 12 में आएगी। ये सर इसका कोई और वे नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। बाकी जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा, तो वैसे भी याद हो जाएगा, एक दो बार अगर फॉर्मेट बनाएंगे तो। आप सीक्वेंस याद कर लीजिए दोनों साइड का, कि पहले कैपिटल रिजर्व ही आएगा, पहले कैपिटल आएगा, फिर रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, फिर डिपॉजिट्स आएगा। एक सीक्वेंस है, और एक्चुअल में भी आपको फॉर्मेट ऐसे ही बनाना है। भले ही कैपिटल में कोई, खैर कैपिटल में तो कुछ नहीं है, ये क्लियर है आपको। इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिपॉजिट की कोई वैल्यू गिवन नहीं है तो आप इसको हटा ही दें फॉर्मेट से। ये तो जो मेन हेडिंग्स है आपको लिखनी ही पड़ेंगी, वेदर इसमें कोई वैल्यू हो या ना हो, चाहे 0 ही क्यों ना हो, ये चीज आपको याद रखनी है। और इनके जो शेड्यूल नंबर है, आप एक बार इसको सीक्वेंस में देखिए कि सबसे पहले कैपिटल आता है, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है, फिर डिपॉजिट्स, फिर बोरोइंग्स, फिर अदर लायबिलिटीज, ऐसे करके 1 to 5 आपके लायबिलिटीज में आएंगे, और 6 to 12 आपके एसेट्स में आएंगे, और जो लास्ट वाला है 12, ये हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी का है। तो ये आपको लर्न करने, सीक्वेंस में करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। देखिए शेड्यूल 1 में हमारा क्या है, कैपिटल। आपको पता है कि अगर आपको कोई भी बैंकिंग कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जरूरी है। जैसे अगर जब नॉर्मल बिजनेस करते हैं तो नॉर्मल बिजनेस में हम क्या करते हैं, 10,000 20,000 किसी भी अमाउंट से हम बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आरबीआई की जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बैंकिंग कंपनीज के लिए फिक्स किया हुआ है कि इतना मिनिमम कैपिटल होना जरूरी है। ठीक है, तो अमाउंट ब्रॉट एज स्टार्टअप अंडर आरबीआई गाइडलाइन, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी कैपिटल का मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम उतना तो चाहिए, तो वो आपका
कहां पर आ जाएगी वैल्यू? कैपिटल में, ठीक है। और अदर बैंक्स के लिए क्या है? अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड थ्रू शेयर्स और देखिए, जो हमारे नेशनलाइज बैंक्स हैं उनमें तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मिनिमम बैलेंस चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो दूसरे बैंक्स हैं, सपोज प्राइवेट बैंक्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी शेयर कैपिटल इशू करते हैं, तो उनका जो वैल्यूएशन है वो वहां से होता है कि कितना उन्होंने कैपिटल इशू किया है, कितना सब्सक्राइब हुआ है। लेकिन नेशनलाइज बैंक्स के लिए क्या होगा कैपिटल? अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइन, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल बिजनेस में पढ़ते थे ना, नॉर्मल बिजनेस में ओनर लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर भी अगर आपको एक नेशनलाइज बैंक स्टार्ट करना है तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस आपको मिनिमम कैपिटल आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और अगर अदर देन नेशनलाइज बैंक्स हैं तो फिर अमाउंट जो है वो कौन सी होगी? जो आपके ऑथराइज्ड या फिर इशूड कैपिटल। मिनिमम कैपिटल कितना है मैडम? सर ये तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा, या फिर मैं ही चेक करके बता दूंगी, ठीक है। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है अभी मैं सर कुछ लिख नहीं सकती हूँ अपने से, इसको मैं क्रॉस चेक करके जी मैं एक बार बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी या फिर ग्रुप में बता दूंगी, ठीक है। एक्चुअली चेंज भी होती रहती है, तो आप लोग अभी जो भी मतलब अभी जो लेटेस्ट होगी वो आप लोग याद कर लीजिएगा। हेलो, जी सर। हाँ मैम, ये इसका आंसर ये है कि 500 करोड़ अभी कैपिटल चाहिए, कोई भी प्राइवेट बैंक आएगा ना जी सर। तो। लेकिन ये नेशनलाइज बैंक है, तो नेशनलाइज बैंक तो गवर्नमेंट खोल दे रही है अभी, जी सर। तो अच्छा वो ठीक पुरानी है वाली सर। जो उनकी कैपिटल चल रही थी वही है। हाँ जी सर, वही 500 ही लिख रही थी मैं, लेकिन मेरे को थोड़ा नहीं, डाउट था। 500 न्यू प्राइवेट बैंक के लिए है, जी और और नेशनलाइज बैंक कोई बैंक खोल नहीं रही है गवर्नमेंट। हाँ जी। शायद मेरे ख्याल से 2000 था, पहले 2000 करोड़ था। कितना? नेशनल बैंक के लिए 2000 करोड़ था। अच्छा, 2000 करोड़ है अब। वो एक बार शायद मेरे ख्याल से कंफर्म नहीं है, 2000 था शायद उसमें से। 2000 करोड़ बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम्म। पहले तो बहुत जमाने पहले तो 5 करोड़ पे खुलता था, बहुत पहले ना, फिर वो हाँ करते जी। करते 100 करोड़ तक तो सुना था मैंने। जी फिर उसके बाद 500 अभी ये करोड़ 2000 बराबर है करोड़ प्राइवेट हो बैंक गए। के लिए। चलो, 500 ये तो करोड़ सिंपल प्राइवेट गूगल में बैंक के कहीं लिए। आप सर्च करके क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, इसको हाँ एक बार ठीक है। आप चेक कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। ठीक है। वैसे सर बता रहे हैं 500 करोड़ प्राइवेट बैंक के लिए, ठीक है हाँ वो बराबर है, वो जी। बराबर है। चलिए नेक्स्ट पेन देखिए। का टिप थोड़ा, पेन का टिप ना थोड़ा मोटा कर लो, उसका साइज ना, जी पेन का सर। टिप का साइज जी सर। थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। इसमें टिप का साइज है, मतलब बढ़ाने का ऑप्शन है। हाँ जी सर, वो एंड शो करके करना पड़ेगा, मैं एक मिनट चलो कोई लेती बात नहीं, कर लो ऐसे कर। हूँ। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, चलेगा मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी चलिए ठीक है सर। शेड्यूल 2 में देखिए, शेड्यूल 2 में क्या आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमारे जो बिजनेस होता है उसके अंदर बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं। एक है आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये ऐसा रिजर्व होता है जो कि मैंडेटरी होता है, कि कुछ पर्टिकुलर रिजर्व्स ऐसे हैं कि वो आपको मेंटेन करने ही करने हैं अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। फिर उसके बाद आपका कैपिटल रिजर्व होता है, शेयर प्रीमियम रिजर्व होता है, रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स होते हैं, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट होता है। मतलब बहुत सारे रिजर्व्स होते हैं, आपको इनको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक ये स्टैट्यूटरी वाला, ये आपका अकॉर्डिंग टू लीगल नॉर्म्स होता है कि प्रॉफिट का इतना % ये होना चाहिए, इस तरह से स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका शेड्यूल 3 है डिपॉजिट्स। आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता होगा डिपॉजिट्स में क्या क्या आएगा। डिमांड डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट, डिपॉजिट ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ठीक है। जितने भी हमारे डिपॉजिट्स हैं जो बैंक के पास हैं, ये आपका शेड्यूल 3 में आएगा। उसके बाद शेड्यूल 4 बोरोइंग्स, जो भी बोरोइंग्स इन इंडिया ईदर फ्रॉम आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स और फ्रॉम आईडीबीआई, नबार्ड एक्सेट्रा, जहां इवन जो फॉरेन ब्रांचेस हैं वो भी, जहां से भी आपने बोरोइंग्स की हुई है वो आपका शेड्यूल 4 में आएगा, और ये आपकी लाइबिलिटी होगी बिकॉज यू हैव टू पे इट बैक। शेड्यूल 5 अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज में क्या क्या आएंगे?
bills payable, outstanding liabilities, interest accrued, provisions for income tax, ये सब आपका अदर लाइबिलिटीज में आएगा। ठीक है, अब हम एसेट्स वाले शेड्यूल्स देखेंगे। देखिए शेड्यूल 6 कैश इन हैंड जो होगा और बैलेंस विद आरबीआई, ये हमारा किस में आएगा? शेड्यूल 6 में आएगा। शेड्यूल 7 में क्या आएगा? बैलेंसेस विद बैंक्स और अदर डिपॉजिट अकाउंट, मतलब करंट अकाउंट या फिर जो और अदर डिपॉजिट्स अकाउंट होंगे उसमें जो भी हमारे बैलेंसेस होंगे वो हमारे शेड्यूल 7 में आएंगे। ठीक है, एक मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस होता है, ये भी हमारे शेड्यूल 7 में आएगा। देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो आपको लर्न करनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर शेड्यूल में क्या क्या चीजें आएंगी, क्योंकि ये जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ स्लाइड में ये तो फिर भी थोड़ा लिमिटेड है। अगर आप फॉर्मेट देखेंगे इसका अपनी बुक से तो इससे भी ज्यादा डिटेल्ड है वो। ठीक है, देखिए शेड्यूल 8 में इन्वेस्टमेंट्स इन, जो भी बैंक की इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में या फिर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जो भी बैंक की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे शेड्यूल 8 में। शेड्यूल 9 में आएगा एडवांस, बिल्स डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, जो भी बैंक्स ने लोन्स दिए हुए हैं किसी भी फॉर्म में। ठीक है, शेड्यूल 10 देखते हैं। शेड्यूल 10 में हमारे एसेट्स आएंगे, फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। और शेड्यूल 11 में अदर एसेट्स, इंटरेस्ट एक्रूड, एडवांस टैक्स और पेमेंट्स और स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो आप लोगों को लर्न करना है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शेड्यूल 11 है, नीचे आपको 4 ऑप्शंस देंगे, बताइए इनमें से कौन सा शेड्यूल 11 में नहीं आएगा या फिर कौन सा आएगा। कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। शेड्यूल 12, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। देखिए कोई सो गया मैडम? कौन है मोनिका मैम, कौन है इनका नाम बोलिए तब उन्हें पता लगता है, नहीं तो पता नहीं लगता कौन है। अच्छा सर, अब सो तो गया मैंने कोई सब, किसी मैडम? हाँ मैंने कर दिया अब से जब भी कोई बोला करे ना जी। तो उनका नाम बोला कि जब उनका नाम सुनाई देगा उनको तब उन्हें समझ में आएगा कि हमारे पास से आवाज जा रही है। हाँ जी सर, ठीक है सर। और ये देखिए जो शेड्यूल, सब स्टूडेंट्स ये जो शेड्यूल दिख रहे हैं ना सामने, यस सर। हाँ, ये भले ही आपको नींद आ रही हो लेकिन ये जो शेड्यूल है इसमें 5 मार्क्स के आते हैं आपके पूरे पेपर में। जी सर। तो इनको थोड़ा सा गंभीरता से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके सर। शेड्यूल 12 में हमारे कंटिंजेंट लायबिलिटीज होती हैं। ठीक है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जिनके लिए अभी हम श्योर नहीं है, ये हमारी लायबिलिटी बन भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी हमने बैलेंस शीट का डिस्कस किया, सब जितने भी उसके शेड्यूल्स हैं। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस का देखेंगे। एक चीज आपको याद रखनी है, पहले किसका फॉर्मेट है? बैलेंस शीट का। ठीक है, उसके बाद फिर आपका फॉर्म बी में शेड्यूल 3 में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है बैलेंस। ठीक है, जो आपका फॉर्मेट है, पहले बैलेंस शीट आएगा फिर उसके नीचे P&L आता है। तो कभी अगर एग्जाम में आया कि बैलेंस शीट जो है आपका उसका फॉर्मेट ए में है या बी में, तो हम लोग ऐसे सोचेंगे पहले तो P&L बनता है फिर बैलेंस शीट बनता है ना। तो हम लोगों को याद रखना है पहले बैलेंस शीट है और फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। अब देखिए, अच्छा आप लोगों को एक फर्क दिख रहा है, यहाँ पर जो P&L अकाउंट बन रहा है वो भी आपका कैसे फॉर्मेट में बन रहा है? स्टेटमेंट फॉर्म में।
डेबिट क्रेडिट में नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पर इस तरह से आपका जो बैंकिंग कंपनी का जो आपके फॉर्मेट्स हैं वो थोड़े अलग हैं, चीजें वही हैं, बस उसको उसका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो थोड़ा चेंज हो गया है और बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। आप ऐसे नहीं कर सकते इनकम को ऊपर लिख दिया या नीचे लिख दिया, या अगर है ही नहीं तो उसको गायब कर दिया। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए जरा, सबसे पहले इनकम, इंटरेस्ट इनकम और अदर इनकम, क्योंकि बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम एक मेन इनकम होती है तो इसलिए उसको अलग से मेंशन किया है, और बाकी जो इनकम्स है वो शेड्यूल 14 में आएगी। शेड्यूल 13 में इंटरेस्ट इनकम, 14 में अदर इनकम। उसके बाद एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जो हमने इंटरेस्ट पे किया है, जैसे जो हमारे पास डिपॉजिट्स हैं उस पे जो इंटरेस्ट देंगे वो शेड्यूल 15 में आएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल 16 में आएंगे। प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज, इनके लिए कोई शेड्यूल मेंशन नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हमारा आ जाएगा। इनकम में से इनकम और एक्सपेंडिचर का जो भी बैलेंस होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग करते हैं एप्रोप्रिएशन। देखिए, जब आपका P&L खत्म हो जाता है उसके बाद उसमें सारी आइटम्स लेने के बाद वहां से जो भी बैलेंस बचता है फिर हम लोग उसके बाद शुरू करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास जो प्रॉफिट आया है उसको हम क्या करेंगे। सपोज 100 रुपीज का प्रॉफिट आया तो मैंने क्या किया, इसमें से 10 रुपीज डाल दिए स्टैट्यूटरी रिजर्व में अकॉर्डिंग टू रूल्स, जितना भी मुझे डालना था 10%, 20%, जो भी गाइडलाइंस है। इसके अलावा सपोज 20 रुपीज अदर रिजर्व्स में डाल दिया। उसके बाद 10 रुपीज मैंने गवर्नमेंट प्रपोज डिविडेंड में डाल दिया। फिर उसके बाद जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट का कितना बच जाएगा, 60 रुपीज। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60 रुपीज। ठीक है, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। और इसी के नीचे क्या बनेगा, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसको आप, जैसे हम लोग करते हैं ना, सैलरी मिलने के बाद क्या करते हैं, पहले अगर हमारा कोई EMI होता है, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल होता है जो आपको करना ही करना है, तो आप लोग क्या करते हैं, सपोज 50,000 सैलरी मिली है तो उसमें से इस तरह के 20,000 के एक्सपेंसेस हैं। सपोज EMI पे करना है या आपको अपना इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है, जो भी आपके मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं जो आपको करने ही करने, उनको आप अलग निकाल के फिर आप कहेंगे ये है 30,000 जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आने के बाद, मतलब प्रॉफिट या लॉस आने के बाद हम लोग इस तरह से एडजस्टमेंट्स करते हैं। अब देखिए, अगर लॉस भी आ जाएगा तो भी आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व तो आपको मेंटेन करना ही है, बाकी में आप एडजस्टमेंट्स देख सकते हैं कि इनके लिए क्या रूल्स हैं। ठीक है, अब हम इनके शेड्यूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। शेड्यूल 13, इंटरेस्ट अर्न कौन कौन से आएंगे, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ऑन एडवांस बिल्स, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन बैलेंसेस विद RBI एंड अदर इंटरबैंक फंड्स। जो भी हमारे डिपॉजिट्स हैं RBI के पास या फिर अदर बैंक्स के पास, वहां से जो हमें इनकम मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपका शेड्यूल 13 में आता है। और उसके अलावा भी अगर कुछ और होगा अदर्स की कैटेगरी में आ जाए। इस चैप्टर में लर्न करने वाली चीजें ज्यादा हैं। देखिए, शेड्यूल 14 में अदर इनकम, अदर इनकम में देखिए अदर देन इंटरेस्ट जो होगा वो आपका अदर इनकम में आ जाएगा, जैसे कि कमीशन, एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, बिल्डिंग या फिर कोई और एसेट, प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये सब आपके अदर इनकम में आएंगी। इंटरेस्ट के अलावा जो इनकम्स होंगी वो आपके शेड्यूल 14 में आएंगी। 13 में इंटरेस्ट इनकम,
14 में अदर देन इंटरेस्ट इनकम। इसमें 2 पॉइंट्स और हैं, इनकम अर्न बाय वे ऑफ डिविडेंड और मिसलेनियस इनकम। अब एक्सपेंसेस का देखेंगे। इसमें भी हमारे 2 शेड्यूल्स हैं। देखिए ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी हैं, डेप्रिसिएशन और आपका ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं। देखिए शेड्यूल 15 में क्या आएगा, आपके इंटरेस्ट जो, अब देखिए वो वाला इंटरेस्ट आपके लिए इनकम था, शेड्यूल 15 वाला जो इंटरेस्ट है वो आपका एक्सपेंस है जो आप पे करेंगे, मतलब बैंक पे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन आरबीआई और इंटरबैंक बोरोइंग्स जो भी आपने लिया हुआ होगा, और अदर्स। फिर उसके बाद शेड्यूल 16 में कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को अलग कर दिया शेड्यूल 15 में, और शेड्यूल 16 में आएंगे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्योंकि देखिए जब आप एक ब्रांच भी ऑपरेट करेंगे वहां पर भी ऑलमोस्ट सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि एक नॉर्मल बिजनेस में होते हैं, जैसे कि पेमेंट टू एम्प्लॉयज, सैलरी, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी, डेप्रिसिएशन ऑन जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं, डायरेक्टर्स फीस, अलाउंसेस, एक्सपेंसेस, ऑडिटर्स फीस एंड एक्सपेंसेस, लॉ चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सेट्रा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो जो आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे वो शेड्यूल 16 में आएंगे, और जो आपके इंटरेस्ट वाले एक्सपेंस होंगे वो आपके शेड्यूल 15 में आएंगे। इसमें अब मैं आपकी एक बार बुक वाला पीडीएफ लेते हैं। देखिए ये सब आपके जो फॉर्मेट्स हैं, ये आपको एक ओवरव्यू क्लियर है ना, थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया लगा होगा, बताइए। यस मैम। ठीक है, यस मैडम, यस। अब एक बार आपकी बुक से जो डिटेल्ड फॉर्मेट है एक बार उसको देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा और पिक्चर क्लियर होगी। 1 मिनट दीजिए बस मुझे। A banking company means and includes any company which carries on business or which transacts business of banking in India। मतलब कोई भी ऐसी बैंकिंग कंपनी का मतलब क्या है, जिसके अंदर ऐसा बिजनेस इंक्लूड हो जो क्या करते हैं, बिजनेस में, बैंकिंग बिजनेस में ट्रांजैक्ट करते हैं, उसको हम बैंकिंग कंपनी कहते हैं। और ये आपकी इट इज जनरली गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आपका जो बैंकिंग कंपनी है उसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो कौन कौन है। तो एक तो कंपनीज एक्ट 2013 है, और एक आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपका 1949 है, ये भी आपको लर्न करना है। ये कब आया था आपका, 16 मार्च 1949 को। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं 0.5 में या कैसे भी। और हमारे जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंकिंग बिजनेस करते हैं वो कौन कौन है, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं हमारे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, फॉरेन बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रूरल बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, और अब आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी आ गए हैं और पेमेंट बैंक्स भी आ गए हैं। तो अब ये सब आपके कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, बैंकिंग कंपनी। ये भी पूछ सकते हैं आपसे, ऑप्शंस दे देंगे, बोलेंगे कि इसमें से बताइए कौन सा बैंकिंग कंपनी नहीं है। फंक्शन ऑफ बैंक, सेक्शन 5 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट
इसका मतलब क्या मेन फंक्शन क्या होगा बैंक का? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ lending or investment, and the deposits are repayable on demand or otherwise check, draft, order or otherwise. मतलब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 5 ये कहता है कि जो बैंक है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। और किस पर्पस के लिए वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ फर्दर लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। और ये जो आपके डिपॉजिट्स होंगे ये क्या होंगे? रीपेबल ऑन डिमांड। ठीक है, तो ये आपका, ये भी आपको लर्न करना है। ये चैप्टर आपका थ्योरेटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका मतलब इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह इतने नहीं होंगे, लेकिन आपको ये सेक्शंस और आपकी जो रेगुलेटिंग बॉडीज हैं वो सब आपको लर्न करनी है इसमें। ये हम पढ़ चुके। सेक्शन 19 अभी मैंने आपको पीपीटी में बताया था। सिग्नेचर्स मैंने बताया था आपको, ये आपका सेक्शन 29 में है। इनको मैं यहाँ पे भी हाईलाइट कर रही हूँ। और ये जो है आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स, ये रिसेंटली इंक्लूड हुए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। सेक्शन 30 ऑडिट के लिए होता है कि ऑडिट कौन करेगा? एक ऐसा पर्सन करेगा जिसको आरबीआई ने अप्रूव किया होगा। सबमिशन ऑफ अकाउंट्स ये हमने पढ़ा था सेक्शन 29 की, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अलोंग विद ऑडिटर रिपोर्ट, उसको हमें सबमिट करना है आरबीआई के पास विद इन 3 months। ठीक है, जो भी आपका लास्ट डेट ऑफ, मतलब आपका जो क्लोजिंग ईयर होगा, क्लोजिंग डेट होगी उसके 3 months तक। एक ये पब्लिकेशन वाला भी है, देखिए रूल 15 और बैंकिंग रेगुलेशन 1949 क्या कहता है कि हमें क्या करना है? जो भी हमारे अकाउंट्स हैं और ऑडिटर की रिपोर्ट है शैल बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर। अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा न्यूज़पेपर में बैंक्स की ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये आता है। मैंने तो देखा है कई बार, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो वो बैंक्स में, न्यूज़पेपर में बैंक्स की बैलेंस शीट्स इसलिए शो की जाती है क्योंकि ये भी क्या है? एक रूल है, रूल ऑफ फुल डिस्क्लोजर जी। आपको यहाँ पर क्या करना है कि ऑडिटर की रिपोर्ट और जो आपके अकाउंट्स हैं उनको आपको पब्लिश करना है इन अ न्यूज़पेपर। ये इसलिए भी होता है, सपोज देखिए बैंक में क्योंकि हर कोई डील करता है आज की डेट में, एक नॉर्मल जो पर्सन है वो भी, तो ये मानते हैं कि इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो एक नॉर्मल पब्लिक को, जनरल पब्लिक को भी होनी चाहिए। आरबीआई के पास तो भेजना ही भेजना है विद इन 3 months, बट उसके अलावा आपको इसको पब्लिश भी करना है। और कहां पर पब्लिश करना है ये? वेयर अ बैंकिंग कंपनी हैज इट्स प्रिंसिपल ऑफिस, जहां पे उनका मेन ऑफिस है। और ये कितने टाइम के अंदर करना है? विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ पीरियड। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताए थे, ये आपके कुछ मेन बुक्स होते हैं या कह लीजिए मेन लेजर्स होते हैं। ये देखिए जो आपका लेजर बुक है, जनरल लेजर बुक, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है? करंट अकाउंट लेजर, एफडी अकाउंट लेजर, आरडी, लोन लेजर, इन्वेस्टमेंट लेजर, बिल डिस्काउंटेड। और अदर बुक्स आपकी क्लियरिंग रजिस्टर, सिक्योरिटीज रजिस्टर, ड्राफ्ट रजिस्टर, ये सब आते हैं। और जो आपकी प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अंदर क्या आता है? जर्नल लेजर और आपका प्रॉफिट एंड लॉस लेजर। सब्सिडियरी बुक्स में आपका आता है पर्सनल लेजर, ये मैंने आपको बताया था। इसमें जो नॉर्मल पब्लिक के जो अकाउंट्स होते हैं वो आते हैं, जैसे कि डिपॉजिट अकाउंट, ये आपका, जैसे आपका सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडीज, और आपके वेरियस लोन अकाउंट्स,
जैसे कैश क्रेडिट, टर्म लोन, डिमांड लोन, जो भी एनी टाइप ऑफ लोन, तो वो सब आपका कहाँ पर आता है, याद रखना है पर्सनल लेजर में। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पर्सनल लेजर में क्या आता है, या तो ये पूछ सकते हैं ऑप्शन देके इनमें से कौन सी चीज पर्सनल लेजर में आती है, और या फिर इनमें से कौन सी आइटम पर्सनल लेजर से बिलोंग नहीं करती है। और इसके बहुत क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं करवाऊंगी आप लोगों को क्वेश्चंस। तो ये सब मेन बुक्स होती है, ये लेजर्स होते हैं जो बैंक्स मेंटेन करता है। अब फॉर्मेट पे आते हैं। ये देखिए, ये अभी हमने पढ़ा था कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर सबसे पहले बैलेंस शीट बनती है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है। पहले बैलेंस शीट बनेगी। नॉर्मली क्या होता है, पहले P&L अकाउंट बनता है और फिर बैलेंस शीट बनती है, लेकिन यहाँ पर जो थर्ड शेड्यूल है उसमें फॉर्म ए में पहले बैलेंस शीट बनेगी, और बैलेंस शीट में आपकी जो लायबिलिटी है उसके शेड्यूल है 1 to 5। याद रखिए, ऐसे याद रख लीजिएगा, जो आपकी लायबिलिटीज है वो 1 to 5 है, और जो आपके एसेट्स हैं वो 6 to 12 है। 12। मैडम और ये सीक्वेंस इसी एक जी। जगह बनेगा ना, ये बाकी जगह तो वही रहेगा। मतलब सर? तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाला। जी हाँ जी सर, ये सिर्फ बात हो रही है बैंकिंग कंपनी की। अगर आप बैंकिंग कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो इस फॉर्मेट में बनेगा। अदरवाइज आप किसी का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो वैसे बनेंगे जैसे मैंने आपको नॉर्मल फाइनल अकाउंट बताया था मॉर्निंग में। और ये आपका एसेट्स है, 6 to 12 इसमें आएंगे। अब ये देखिए डिटेल में, हालांकि हम कर चुके हैं इसको। देखिए कैपिटल में फॉर नेशनलाइज्ड बैंक्स, अभी सर ने बताया कि इसके लिए अभी रिसेंटली कोई इसके लिए कोई अमाउंट अभी नहीं पता है, पहले जो भी रही होगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसके लिए कोई अपडेट नहीं हुआ है। और जो आपके प्राइवेट बैंक्स है उनके लिए कितना है, 500 करोड़ है। तो ये आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। फिर इसके अंदर आपके, अब ये जो कैपिटल होती है सर, ये लोग कैसे रेज करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, शेयर्स इश्यू करते हैं, और फिर वहां से जो पैसा आता है उस पैसे को बिजनेस में लगा के अपनी बैंकिंग कंपनी को स्टार्ट करते हैं। फिर आपके ये रिजर्व्स हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिजर्व। इसमें लर्न करने वाला ज्यादा है, इसीलिए मैंने आपको पहले पीपीटी से कराया, अब बुक से भी दिखा रही हूँ। फिर आपके फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन रिजर्व, इसके लिए हमें रिजर्व इसलिए रखना पड़ता है, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सडन कोई चेंज आ जाए करेंसी में, तो फिर उसके लिए हमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स, स्पेशल रिजर्व्स, देखिए वहां पर इतने सारे नहीं थे, इसीलिए मैं आपको डिटेल वाला दिखा रही हूँ। और ये सब इनके अंदर क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल का रिजर्व होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, इस साल में जो एडिशन हुआ है वो लिखेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इस साल में अगर इस रिजर्व में से कुछ यूटिलाइजेशन हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे, एडिशन को प्लस कर देंगे, डिडक्शन हुआ है तो माइनस कर देंगे, और फिर जो फाइनल फिगर होगी वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद रेवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स, ये आ जाएंगे। कैपिटल रिजर्व्स ऑन कंसोलिडेशन, बैलेंस इन P&L अकाउंट, ठीक है। फिर इसमें आपका शेड्यूल 2A माइनॉरिटीज इंटरेस्ट भी है, और डिटेल में ये वाला आपको नहीं करना है। उसके बाद आपका डिपॉजिट्स, देखिए डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम अदर्स, सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स में भी अगेन फ्रॉम बैंक्स एंड फ्रॉम अदर्स, ये आएंगे आपके। उसके बाद फिर बोरोइंग्स, बोरोइंग्स में जो आरबीआई से ली है बोरोइंग्स, अदर बैंक से ली है या फिर अदर इंस्टीट्यूशन से ली है, वो इसमें आ जाएंगी। आउटसाइड इंडिया ली है तो वो भी आ जाएगा।
उसके बाद शेड्यूल 5 अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, इसके अंदर अब हमारा आएगा बिल्स पेबल, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स, इंटरेस्ट एक्रूड, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, ये आपका टैक्स से रिलेटेड होता है। उसके बाद अदर्स, फिर आपका शेड्यूल 6 कैश इन कैश बैलेंसेस, कैश इन हैंड, बैलेंसेस विद आरबीआई। शेड्यूल 7 बैलेंसेस विद बैंक्स। देखिए अब यहाँ से हमारा एसेट स्टार्ट हो गया है, यहाँ से ना, इसके बाद हम टोटल करेंगे और फिर हम शेड्यूल 6 से स्टार्ट कर देंगे, ये हमारे एसेट स्टार्ट हो जाएंगे अब। ठीक है, शेड्यूल 7 मनी एट कॉल आउटसाइड इंडिया, ये सब हमारे शेड्यूल 7 में आएगा। इन्वेस्टमेंट्स, जहां पर भी बैंक ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में, शेयर्स में, डिवेंचर्स में, सब्सिडरीज या फिर जॉइंट वेंचर्स में, उसके अलावा कहीं और की हुई है, तो सारी इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पर आ जाएगी और ये हमारी कहाँ पर आएगी, एसेट में, शेड्यूल 8। और शेड्यूल 8 में ही आपकी इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया भी आएगी। सपोज आपने दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो भी आ जाएंगी। इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया आ जाएंगी। उसके बाद शेड्यूल 9 एडवांसेस आ जाएंगे आपके, जो भी आपने लोन्स दिए हुए हैं, टर्म लोन्स, कैश क्रेडिट्स, ओवरड्राफ्ट्स, बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज्ड, सब आपका शेड्यूल 9 में आ जाएगा। थोड़ा बोरिंग तो लग रहा होगा, लेकिन सर इसका कोई और वे नहीं है, इसको आपको इस तरह से ही लर्न करना पड़ेगा। शेड्यूल 10 में फिक्स एसेट्स आएंगी, प्रेमाइसेस, और आपकी ऐसी प्रेमाइसेस विच आर अंडर कंस्ट्रक्शन, वो भी आ जाएंगी, जितनी बन गई हैं। सपोज अगर फर्स्ट फ्लोर बन गया तो उसका वैल्यूएशन करके उतना अमाउंट शो कर देंगे। लीज्ड एसेट्स, सपोज हमने कोई एसेट लीज पे ली हुई है, उसको भी हम यहाँ पे शो करेंगे। फिर आपका शेड्यूल 11 अदर एसेट्स, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स, इंटरेस्ट एक्रूड, टैक्स पेड इन एडवांस या फिर टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, स्टेशनरी, स्टैम्प्स, नॉन बैंकिंग एसेट्स, ये सब आपका शेड्यूल 11 में आएगा। और आपका शेड्यूल 12 में आएगा कंटिंजेंट लायबिलिटीज, क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट्स, मतलब वो हमारे डेट्स नहीं है लेकिन फिर भी उनके अगेंस्ट कुछ क्लेम रेज हो रहा है, तो उसके लिए अभी हम देख रहे हैं। तो ये ऐसी लायबिलिटीज होती हैं, इनकी श्योरिटी नहीं होती, अनसर्टेन होती है ये, तो इसलिए जब तक इन पे कोई फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता तब तक हम इसको मेन बैलेंस शीट में ऐड नहीं करते हैं, इनको हम अलग से कंटिंजेंट लायबिलिटी में इनको अलग से शो करते हैं। उसके बाद आपके जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के आइटम्स में कुछ नोट्स भी होते हैं, मतलब उससे रिलेटेड अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो आपको वो भी दिखानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल इस पे कि कमेंट्स ऑन बैलेंस शीट आइटम्स पे। देखिए सपोज नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, कैपिटल, द कैपिटल एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इंक्लूडिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट से कोई कंट्रीब्यूशन मिला है या फिर वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के कारण हमें कोई अमाउंट रिसीव हुआ है, तो उसको आपको दिखाना है वहां पर अलग से। तो इस तरह के कुछ नोट्स होते हैं या कमेंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, तो हम वहां पर, क्योंकि देखिए वहां पे तो सिर्फ अमाउंट लिखनी है ना, उससे रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट कोई इंफॉर्मेशन होगी तो उसको हम कमेंट्स में लिख देंगे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ऐसी आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व्स जो हैं, इसके नोट्स क्या हैं? रिजर्व्स क्रिएटेड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 17, इनको आपको अलग से शो करना है कि ये आपने जो रिजर्व बनाया है वो क्यों बनाया है,
उसका पर्पस क्या है, ठीक है। ये सब इनके नोट्स हैं। अगर किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो उसको आपको नीचे नोट्स में, कमेंट्स में आपको मेंशन करना पड़ेगा। देखिए सर, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली तो करना नहीं है अभी, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन चीजें हैं आप इसको एक दो बारी पढ़ लीजिए अच्छे से, कुछ चीजें याद कर लीजिए, जैसे जो बैलेंस शीट और P&L का जो फॉर्मेट है उनके शेड्यूल्स याद कर लीजिए, उनकी जो सब आइटम्स हैं उनको लर्न कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली आपको शेड्यूल 7 दे देंगे, उसके ऑप्शंस दे देंगे, पूछेंगे बताइए इसमें से कौन सा शेड्यूल 7 से बिलोंग करता है या फिर कौन सा शेड्यूल 7 से बिलोंग नहीं करता है। तो उसके लिए आपको लगभग सारे आपको आइटम्स पता होने चाहिए, या फिर आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इसमें क्या क्या आ सकता है। जैसे कि एक डिपॉजिट वाला कॉलम है, डिपॉजिट कौन से शेड्यूल में है कोई बताएगा, किसी को अगर याद रहा हो तो। मैम 3 में है। 3 में, ठीक है। यस तो डिपॉजिट सपोज मेरा शेड्यूल 3 में है। अब आप लोगों को पता है कि डिपॉजिट्स क्या होते हैं, कौन से डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, जो हमारे कस्टमर्स के डिपॉजिट जी, जितने भी डिपॉजिट जो करंट अकाउंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, हाँ जी, सेविंग अकाउंट के जो डिपॉजिट है, करंट अकाउंट के जो डिपॉजिट्स हैं। तो अगर आपको ये चीज क्लियर है कि डिपॉजिट्स ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो भी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते, थोड़ा सा आइडिया लगा के, थोड़ा सा जैसे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ के कौन सा इसमें आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता, तो आप उस तरह से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चैप्टर है ये मेनली हमारा क्वेश्चन से ही होगा। यस मैम, यही चाहिए, क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा। हाँ जी, इसमें मैं एक बार देख लेती हूँ, कुछ और तो हमारा ऐसा टॉपिक नहीं है, कुछ और रह गया हो फॉर्मेट के अलावा। ये अभी कमेंट्स ही चल रहा है। और इसमें ना फॉर्मेट के बाद आपको दिया हुआ भी है कि कौन सी चीज क्या होती है, तो इसको भी आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपसे उसमें से रैंडमली कोई भी एक आइटम उठा के पूछ ही ले कि बताइए ये क्या होता है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये तो पता है आप लोगों को। शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स, जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं, आपके एडवांसेस में आ जाएंगे। जो भी लोन आपने दिए हुए हैं तो ये आपकी एसेट है, ये देख लीजिए। कैश क्रेडिट आप लोगों को पता है क्या होता है, आई थिंक पता होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज पूछ लीजिए। यस मैम, जो लिमिट दी जाती है। हाँ जी, देखिए एक तो ओवरड्राफ्ट है, एक तो ओवरड्राफ्ट आपका होता है, वो तो आप नॉर्मल किसी भी कस्टमर को या मतलब किसी भी करंट अकाउंट होल्डर जो होता है उसको आप दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि देखिए, सपोज आपको पता है कि ये जो कस्टमर है ये हर महीने 1 लाख रुपीस का क्या करता है, ओवरड्राफ्ट करता है, तो आपने उसको एक बार ऑब्जर्व कर लिया। तो अब आप क्या करेंगे, उनके लिए 1 लाख रुपीस की सीसी लिमिट कर देंगे, कैश क्रेडिट लिमिट, कि उनके लिए 1 लाख रुपए आप साइड रख देंगे, या आप कह लीजिए लोन अमाउंट ही हो जाएगा ये एक तरह से, कि फिर ये 1 लाख रुपीस इस पर्टिकुलर अकाउंट के लिए ही हो जाएगा, कि 1 लाख रुपए का तो ओवरड्राफ्ट की जरूरत इन्हें पड़ती है। तो फिर हम उसको ओवरड्राफ्ट की कैटेगरी से निकाल के कैश क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर इसमें शायद इंटरेस्ट रेट जो है वो अलग होता होगा। लोन्स, नॉर्मल लोन्स की बात कर रहे हैं, जो भी हम टर्म लोन्स देते हैं इसके अंदर ही आ जाएगा ये। फिर हमारे एसेट्स हैं, देखिए बहुत ज्यादा इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, इसमें लर्न करने वाला बहुत ज्यादा है, ठीक है। शेड्यूल 10 आपका फिक्स एसेट्स, सपोज प्रीमाइस है
तो आप क्या करेंगे, इसकी जो भी कॉस्ट होगी पिछले साल की वो, प्लस अगर आपने इसमें कोई एडिशन किया है, माइनस कोई डिडक्शन किया है, और डेप्रिसिएशन, ये सब लगा के जो फाइनल फिगर होगी वो आप निकाल लेंगे। ऐसे ही बाकी सब एसेट्स के साथ भी करना है। फिर आपकी अदर एसेट्स शेड्यूल 11, इसमें आपका देखिए ये इंटरेस्ट एक्रूड है, मैंने जो मॉर्निंग में आपको पढ़ाया था, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, तो ये हमारी क्या होती है, ये भी एसेट होती है ना। टैक्स पेड इन एडवांस, ये मेरा एक खर्चा था, मैंने इसको एडवांस में पे कर दिया, तो ये क्या होगा मेरे लिए, ये भी तो एसेट ही होगी ना। समझ रहे हैं? टैक्स पेड इन एडवांस, टैक्स मुझे देना ही था, मेरा एक्सपेंस था, लेकिन मैंने उसको टाइम से पहले दे दिया, तो मुझे बाद में नहीं देना पड़ेगा, तो एक बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरह के जो आइटम्स होते हैं, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, मतलब मैंने कमा तो लिया ना, भले ही मुझे आज मिले कल मिले, लेकिन मिलेगा तो ये मेरा आप करंट एसेट्स में चले जाएगा। ऐसा खर्चा जो मैंने अभी पे कर दिया, अभी ड्यू नहीं हुआ था मेरे ऊपर, लेकिन मैंने पहले से ही पे कर दिया, तो ये भी मेरे करंट एसेट में आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा आपकी स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स, ये भी हमारी क्या है, एसेट्स है, लेकिन अदर एसेट्स की कैटेगरी में आएगा ये। ठीक है। फिक्स एसेट में आपके प्रीमाइस, आपका फर्नीचर फिटिंग्स, और जो भी आपके फिक्स एसेट्स होंगे वो आ जाएंगे। और उसके अलावा जो एसेट्स होंगे, करंट एसेट्स या फिर कुछ बहुत कम वैल्यू के जो एसेट्स होंगे जैसे स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स, तो ये सब आपके अदर एसेट्स में आ जाएंगे, जिन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो इस चैप्टर को हम लोग क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है। आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो गया है ना। ये इसमें ये P&L वाला फॉर्मेट है, ये अभी हम कर चुके हैं, है ना। इंटरेस्ट अर्न, अदर इनकम 13-14 में आएगा। देखिए इनकम के 2 शेड्यूल है, 13-14, एक्सपेंडिचर के 2 शेड्यूल है, 15-16, और P&L का है 17। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए लायबिलिटी का क्या था, लायबिलिटी में 1 to 5 है, एसेट में 6 to 12 है, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस का 13-14 है, सॉरी इनकम का है, इनकम का 13-14 है, एक्सपेंस का 15-16 है, और आपका P&L का 17 है। तो इस तरह से आप इसको सीक्वेंस में लर्न कर लीजिएगा। आई थिंक शेड्यूल्स को याद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप एक सीक्वेंस फॉलो कीजिएगा तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, कर लें? ओके मैम। एक मिनट दीजिए मुझे। हम अपना YouTube सेशन तो यहाँ पर ऑफ कर रहे हैं, आगे हम जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कशन करेंगे। So thank you so much for YouTube viewers.